अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आइए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपने उस लक्ष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं जो आपने अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में सोचा है। तो उसी लक्ष्य को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हम मेहनत करते हैं और आप मेहनत करने के लिए हमारे साथ तैयार रहिएगा। आपका लक्ष्य आपके कदमों में होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों क्या होती है, इसके ऊपर अपन लोगों को थोड़ी सी बात करनी है। इस सब्जेक्ट की मैं खासियत बता दूं आपको, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में कई सारे एग्जाम्स हमारे आ जाते हैं। एसएससी सीजीएल जो प्री वाला एग्जाम है उसकी हम बात करें, सीएचएसएल का एग्जाम है उसकी हम बात करें, या फिर हम एमटीएस के एग्जाम की बात करें, बीडीओ के एग्जाम की बात करें, रेलवे के एग्जाम की बात करें, रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स की बात करें। बेटा कई प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स की अपन लोग बात करें, इवन आरएएस पीसीएस की भी हम लोग बात करते हैं। स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम के लिए आज का ये जो सेशन में लेने जा रहा हूं काफी मैंडेटरी होगा। अगर पॉलिटी सब्जेक्ट की दोस्तों हम लोग बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ये, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। एग्जाम को भी साइड में रख दें तो आप लोगों को पता होना चाहिए आप भारत के नागरिक हैं, भारत की आपको नागरिकता प्राप्त है, भारत की सिटीजनशिप आपने ले रखी है, तो भारत के अंदर क्या कानून व्यवस्था है उसके बारे में जानना काफी महत्वपूर्ण रहता है, काफी मैंडेटरी रहता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करूं तो क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था? भारत को चलाने की जो व्यवस्था है दोस्तों, उसी को तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहेंगे। अच्छा, आप यहां पर ये सोच रहे होंगे सर राज्य व्यवस्था का मतलब ये हो रहा है कि जो स्टेट की जो क्या है यहां पर सिस्टम है, जो राज्य को चलाने का कोई भी एक सिस्टम दोस्तों जो है, उसी को राज्य व्यवस्था के नाम से हमने जाना है। उसी को हमने क्या जाना है? राज्य व्यवस्था के नाम से जाना है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था की जब मैं बात करता हूं या फिर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो क्या है इंडियन पॉलिटी, क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था? तो भारत देश को, भारत राज्य को चलाने के लिए जो सिस्टम्स लागू होता है उसी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से जान रहे होते हैं। सवाल यह है आपके मन में, क्या सर भारत भी एक राज्य है? क्या सर भारत एक राज्य है, स्टेट है, या देश है, या राष्ट्र है, ये क्या है? तो ये सवाल बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं। हमें नहीं पता कि राष्ट्र किसे कहा गया है, हमें नहीं पता कि देश किसे कहा गया है, हमें नहीं पता कि प्रांत किसे कहा गया है, हमें नहीं पता कि राज्य किसे कहा जाता है। तो हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया जो है वो एक स्टेट है, वो एक राज्य है। राज्य कैसे है उसकी हम बात करने वाले हैं इसी सेशन के अंदर। भारत के अंदर अगर मैं राज्य की बात करूं तो कोई भी देश है या कोई भी स्टेट है, राज्य है या प्रांत है या राष्ट्र है, तो राज्य होने के लिए उस देश के अंदर दोस्तों क्या होना जरूरी है? ये चार चीजें होना काफी कंपलसरी है, ये चार चीजें होना काफी मैंडेटरी हो जाता है। कौन सी चार चीजें होना मैंडेटरी होगा तो हम लोग वो देखेंगे। भारत एक राज्य है, राज्य क्यों कहा गया है? उसका कारण है कि भारत एक राज्य इसलिए होता है कि इस राज्य के अंदर, इस भारत के अंदर यदि ये चारों चीज हैं तो ये क्या माना गया है? एक राज्य माना गया है। राज्य होने का पता कब लगेगा? जब ये चारों की चारों चीजें हमें दिखाई देंगी तो वो देश क्या होगा? एक राज्य कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा। राज्य की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो राज्य क्यों कहा जाता है वो समझिएगा। एक ऐसा देश जो राज्य व्यवस्था की अपन लोग जो बात कर रहे हैं, एक ऐसा देश, राज्य जो व्यवस्था है दोस्तों, इसमें राज्य को चलाने वाली व्यवस्था है। तो हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का मतलब है भारत। जब हम भारत देश की बात करें तो क्या भारत देश एक राज्य है? क्या भारत देश एक राज्य है? तो हां दोस्तों, भारत देश एक राज्य है। राज्य क्यों है इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोगों को चर्चा करनी है कि भारत देश जो है वो एक राज्य क्यों है। ठीक है, भारत देश राज्य इसलिए है कि भारत का राज्य होना, उसके अंदर क्या हो? क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल बोले तो एक एरिया,
एक एरिया जहां दिखाई देगा उस स्टेट को हम राज्य कहेंगे, उस देश को हम राज्य कहेंगे। एरिया के साथ साथ वहां पर क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब जनसंख्या का होना भी मैंडेटरी होता है। उसके साथ साथ सरकार मतलब गवर्नमेंट का होना भी मैंडेटरी होता है दोस्तों। और क्या है हमारी संप्रभुता मतलब सोवर्निटी, सोवर्निटी का होना भी कंपलसरी होता है। तो ये जो चारों चीजें जहां हमें दिखाई देती हैं उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसी को हम राज्य कहेंगे। तो भारत एक राज्य है। कहां से पता चल रहा है कि इसका एरिया अपना क्षेत्रफल है। भारत के अंदर जनसंख्या है जो कि फटने को है। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जनसंख्या एक तरीके से मान लो कि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पूरा देश और अपना एक यूपी बराबर पड़ेगा। तो भारत देश के अंदर जनसंख्या ज्यादा है, फटने को है, पता है। सरकार गवर्नमेंट है। संप्रभुता क्या है इसकी बात करेंगे। तो देखो एक बार इन चीजों को समझिएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। भारत एक राज्य है, इस बात का पता चल रहा है कि भारत का अपना कोई ना कोई एक क्षेत्रफल भी है दोस्तों, ये चीज आपको पता है। यदि भारत का कोई क्षेत्रफल है तो भारत एक क्या हो गया, राज्य हो गया। भारत में हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग क्या है, एक जनसंख्या पॉपुलेशन है इसकी, तो जनसंख्या भी है, ये सबको पता है। गवर्नमेंट सबको पता ही है कि जो गवर्नमेंट है भारत के अंदर गवर्नमेंट भी है। मोदी जी की सरकार जो है आपको पता है चल रही है, तो केंद्र में गवर्नमेंट हमारी बैठी हुई है, तो भारत के अंदर एक गवर्नमेंट भी है। अच्छा, ये संप्रभुता क्या है, सोवर्निटी वर्ड का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोगों को। तो सोवर्निटी क्या होती है इसकी मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। देखिएगा, सोवर्निटी की अगर हम लोग बात करें तो सोवर्निटी का मतलब यह होता है, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं ये कप में चाय जो है दिखाई दे रही होगी, नहीं चाय तो मुझे ही दिख रही है, आपको कप दिख रहा है बस, ठीक है ना। तो ये जो कप है इसके अंदर से मैं चाय को पी रहा हूं। अब ये जो चाय का कप मेरे पास रखा है, अब ये मेरी स्वयं की इच्छा है, मैं पीऊं या ना पीऊं। केवल चाय की बात कर रहा हूं मैं पीने की, और कुछ मत समझना। मैं पीऊं या ना पीऊं, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मैं लिखूं या ना लिखूं, मैं कहीं पर भी जाऊं या ना जाऊं, मैं कहीं घूमूं या ना घूमूं, मैं आपको याद करूं या ना करूं, ये मेरा खुद के फैसले हैं, ये मेरी खुद की इच्छा है। आपकी भी खुद की इच्छा है, आप पढ़ो ना पढ़ो, वीडियोज को देखो ना देखो, ये भी आपकी इच्छा है कि आप वीडियो को लाइक करो या ना करो, आप वीडियो को डिसलाइक करो या ना करो, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजो ना भेजो। आप स्वयं क्या हैं, स्वतंत्र हैं। स्वयं क्या हैं, खुद का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि मैं अपने फैसले खुद से ले रहा हूं तो उसका मतलब है मैं एक सोवर्निटी, एक संप्रभु व्यक्ति हो गया। सोवर्निटी शब्द का, संप्रभुता शब्द का जो मतलब है दोस्तों, वो केवल सिंपल सा इतना है कि स्वयं के फैसले लेने के लिए हम सक्षम हैं या नहीं हैं। तो हम लोग यहां पर जो बात कर रहे हैं वो भारत देश की बात कर रहे हैं। भारत देश स्वयं के फैसले लेने के लिए सक्षम है या नहीं है। यदि भारत देश सक्षम है तो यह सोवर्निटी हो गया, यदि भारत सक्षम नहीं है तो यह सोवर्निटी नहीं होगा। यदि सोवर्निटी नहीं होगा तो भारत को हम राज्य नहीं कहेंगे। इज दैट क्लियर? चलो तो देखते हैं कि भारत एक सोवर्निटी राज्य है या नहीं है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। भारत जो है सोवर्निटी है कि नहीं है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। किस प्रकार समझेंगे वो देखिएगा। जैसे मान लो भारत देश को हथियारों की जरूरत पड़ रही है और हथियार हमारे पास कम है, युद्ध छिड़ने वाला है। तो युद्ध छिड़ने वाला है तो हथियार की व्यवस्था तो अच्छी खासी होनी चाहिए। सामने वाले को मात तभी दे सकते हैं जब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर आप तैयार नहीं है, केवल सिंपल आप इधर से बैठे हो और पीछे से कोई भी वार कर रहा है, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं रहा। हमें क्या रहना है, तैयार रहना है सामने वाले को मात देने के लिए। तो उसका मतलब है कि हमें अपनी खुद की तैयारी पहले से होनी चाहिए।
अगर भारत देश को हथियार की जरूरत पड़ रही है और मान लो कि भारत देश इजराइल से हथियार मंगाना चाहता है, भारत देश ने इजराइल से हथियार मंगाने की बात कही है, यदि भारत देश इजराइल से हथियार मंगा रहा है और यूएसए उसके लिए मना कर दे, यूएसए कहे कि नहीं आप इजराइल से हथियार नहीं मंगा सकते, तो क्या दोस्तों भारत देश इजराइल से हथियार नहीं मंगाएगा? आज मुझे आप ये बताइए, यदि भारत देश को हथियार की आवश्यकता है और इजराइल से वो हथियार मंगाना चाहता है, तो क्या भारत देश इजराइल से हथियार नहीं मंगाएगा? भारत देश इजराइल से हथियार मंगाएगा, चाहे यूएसए मना करे, चाहे अमेरिका मना करे, चाहे रूस मना करे, चाहे कोई भी कंट्री हमसे मना कर रही है, लेकिन भारत इजराइल से हथियार मंगाएगा। यदि भारत खुद का फैसला ले रहा है तो इसका मतलब बेटा केवल इतना है कि भारत भी एक सोवरेनिटी राज्य है, भारत भी एक सोवरेनिटी स्टेट है, यदि अपने स्वयं के फैसले ले रहा है। मान लो रूस से कोई समझौता करने की इच्छा है और कोई अदर देश क्या करेगा, रूस के समझौते करने की इच्छा है, लेकिन रूस देश से हमें कोई भी कंट्री रोक रही है कि भारत रूस से समझौता नहीं कर सकता, तो क्या भारत देश रूस से समझौता नहीं करेगा? भारत देश रूस से समझौता करेगा, क्योंकि भारत देश अपने आप में इतना सक्षम है, भारत देश स्वतंत्र है, इसीलिए रूस से समझौता कर सकता है। यदि भारत देश रूस से समझौता कर सकता है तो दैट्स मीन भारत, इंडिया इज अ स्टेट। भारत भी बेटा क्या है, एक स्टेट है, भारत भी बेटा क्या है, एक राज्य है। तो राज्य को होने के लिए क्या क्या होना अनिवार्य होता है? राज्य को होने के लिए एरिया, क्षेत्रफल, पॉपुलेशन, जनसंख्या, गवर्नमेंट, सरकार, संप्रभुता बोले तो सोवरेनिटी, सोवरेनिटी बोले तो स्वयं के फैसले लेने के लिए सक्षम है। तो भारत क्या हो गया? भारत एक राज्य हो गया। अच्छा, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि यार जब भारत एक राज्य है, यदि भारत एक राज्य है तो सर ये बताइए कि जो यूपी है, क्या है? यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये फिर क्या है? 28 है ना ये, तो फिर ये क्या है? यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये फिर क्या है सर? यदि भारत राज्य है तो फिर ये सारी चीजें क्या है? हम तो इन्हें राज्य कहते आ रहे हैं, आप इनको राज्य क्यों नहीं कह रहे हैं? तो चलो देख लेते हैं कि ये राज्य है कि नहीं। क्या जा रहा है, लेते हैं फिर से एग्जाम्पल। मैंने क्या बताया, राज्य होने के लिए केवल ये 4 चीज होना अनिवार्य है। तो चलो उठाते हैं अपने प्यारे से राजस्थान को बेटा। मान लो ये राजस्थान है, देखिएगा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये राजस्थान है अपना, प्यारे तो सारे के सारे ही हैं, लेकिन चलो मान लो राजस्थान हमने एग्जाम्पल लिया। राजस्थान यदि ये है तो राजस्थान का क्षेत्रफल है क्या? बिल्कुल है बेटा, क्षेत्रफल तो है। अच्छा, राजस्थान के अंदर जनसंख्या भी है, लोग रहते हैं यहां? बिल्कुल रहते हैं, सभी जानते हैं राजस्थान के अंदर लोग रहते हैं। राजस्थान के अंदर सरकार है क्या? तो राजस्थान के अंदर सरकार है, गवर्नमेंट है, यह भी आपको पता है। गहलोत जी की सरकार यहां चल रही है, तो यह भी चीज हमें पता है कि राजस्थान के अंदर सरकार भी है, गवर्नमेंट भी है। चौथे पॉइंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, संप्रभुता का मतलब है सोवरेनिटी। क्या राजस्थान संप्रभुता है? क्या सोवरेनिटी इसके अंदर है? यह चीज हमें थोड़ी सी पता नहीं, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं बेटा। चलो लेते हैं, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। राजस्थान को हथियार मंगाने की जरूरत पड़ी, क्या राजस्थान सीधा का सीधा इजराइल से हथियार मंगा सकता है? क्या राजस्थान सीधा का सीधा इजराइल से हथियार मंगा सकता है बेटा? तो गवर्नमेंट जो राजस्थान की है वो बिना केंद्र सरकार के पूछे किसी भी देश से कोई भी समझौता या हथियार या कोई भी चीज नहीं कर सकता। इवन राजस्थान का जो सीएम है ना, वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के पूछे भारत देश से बाहर भी नहीं जा सकता। यदि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के पूछे वो भारत देश से बाहर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि जो राजस्थान जिसे आप राज्य कहते हैं वो सोवरेनिटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है।
यदि ये संप्रभुता नहीं है तो हम इसे राज्य नहीं कहेंगे। तो सर क्या कहेंगे इसको, राज्य नहीं कहेंगे तो? यदि ये सोवर्निटी नहीं है बेटा तो इसे हम राज्य नहीं कहेंगे, और राज्य नहीं कहेंगे तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? तो इन सारे के सारे जो राज्य आप कहते हैं इन्हें कहा जाता है क्या बेटा? इन्हें कहते हैं प्रांत। क्या कहेंगे? प्रांत के नाम से जाना जाता है, प्रोविंसेस के नाम से जाना जाएगा। जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रांत हैं, जिन्हें आप स्टेट कहते हैं, स्टेट राज्य इसलिए नहीं कहे जाते कि संप्रभुता इनके अंदर नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना पूछे कोई भी किसी भी देश से कुछ ना तो मंगा सकते ना खुद का फैसला ले सकते, इसीलिए ये संप्रभुता नहीं है, और इसीलिए हम इन्हें राज्य नहीं प्रांत के नाम से जानेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोविंसेस के नाम से जानेंगे। अच्छा, आपने 10th क्लास 9th क्लास में तो सबने पॉलिटी पढ़ी होगी, भारतीय संविधान पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा वहां हर जगह क्या लिखा है? राजस्थान प्रांत, यूपी प्रांत, बिहार प्रांत, महाराष्ट्र प्रांत, महाराष्ट्र प्रोविंसेस, राजस्थान प्रोविंसेस, यूपी प्रोविंसेस। तो वहां प्रांत शब्द का यूज किया गया है, वहां पर किसी भी राज्य शब्द का यूज नहीं है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि ये एक क्या है? प्रांत है। राज्य क्या है? पूरा भारत एक राज्य है। तो ये एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि राज्य हम किसे कह सकते हैं और प्रांत हम किसे कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो अभी हम लोगों ने यहां पर क्या देखा है? मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो राज्य होता है उसके अंदर क्या क्या होना। उसके अंदर बेटा एक तो क्या है? राज्य हम किसे कहेंगे? तो राज्य के अंदर एक तो क्या होगी? यहां पर मैंने बताया क्षेत्रफल। क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल। दूसरा क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। तीसरा क्या होना चाहिए बेटा? सरकार। और चौथा क्या होना चाहिए? संप्रभुता। अब ये सारी की सारी चीजें यहां पर हैं, तो क्या होगा? वो एक राज्य होगा। क्या होगा? वो एक राज्य होगा। राज्य का एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवर्निटी, ये चारों चीज जहां पर हैं वो एक राज्य है। और बेटा राज्य को ही हम क्या कह सकते हैं? देश भी कह सकते हैं। तो भारत देश क्या है? एक राज्य होगा। भारत देश क्या है? एक राज्य होगा। एक कंसेप्ट और आता है यहां से, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं उसके लिए। जैसे मान लो ये राज्य और देश तो हो गया, राज्य को ही देश कह सकते हैं, देश को ही हम राज्य कह सकते हैं, जिसमें चारों चीज हो, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, उसे हम राज्य कहेंगे। अब एक आता है नेशन, जिसे कहते हैं बेटा हम राष्ट्र। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र किसे कहते हैं? तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र जिसे हम कहेंगे वो क्या होता है उसकी थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। देखो राष्ट्र की जब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र देश की मैं बात करूं तो राष्ट्र देश क्या होता है? जहां पर क्या है? समाज का जुड़ाव। जहां समाज का जुड़ाव होगा, समाज का जुड़ाव देखने को जहां मिलेगा उसे बेटा हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे राष्ट्र। समाज का जुड़ाव जो है, सोशलिज्म की जो भावना बनती है वो किसी भी आधार पर हो सकती है। उसके आधार देखें तो जैसे मान लो धर्म है, मान लो भाषा है, धर्म हो गया, भाषा हो गया, या फिर हम यहां पर कह सकते हैं संस्कृति। संस्कृति है तो इसका कोई भी आधार हो सकता है। समाज के जुड़ाव का कोई भी आधार हो सकता है। जहां समाज का जुड़ाव ज्यादा बनेगा वहां देश राष्ट्र बनेगा, नेशन स्टेट बनेगा। भारत एक नेशन स्टेट है, भारत एक राष्ट्रीय देश है। तो राष्ट्रीय देश जो है उसका मतलब क्या है? राष्ट्र देश क्यों बना? क्यों? धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर जिस देश के अंदर चीजें जुड़ी रहती हैं उससे हम राष्ट्र कह सकते हैं। उससे हम क्या कह सकते हैं बेटा? नेशन स्टेट कह सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो नेशन है, जो राष्ट्र है, ये क्या है? डायरेक्ट
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू समाज का जुड़ाव। जो राष्ट्र हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? समाज के जुड़ाव से। यदि समाज का जुड़ाव ज्यादा होगा तो राष्ट्रवाद भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। यदि समाज का जुड़ाव कम होगा तो राष्ट्रवाद भी क्या होगा बेटा? हमारा कम होगा। तो ये क्या है? डायरेक्ट क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती में है। कैसे है? यदि राष्ट्र बढ़ेगा तो उसका मतलब है समाज का जुड़ाव बढ़ रहा है। यदि समाज का जुड़ाव कम होगा तो इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद भी हमारा कम हो रहा है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कुछ समय पहले, अभी शायद 3-4 महीने पहले की बात है, 3 महीने की पहले की बात है, कंफर्म मुझे डेट याद नहीं है। तो उसमें क्या है, यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम हैं, उन्होंने क्या किया, एक रूल निकाला कि जिसकी गाड़ी पर जो जैसे लिख लेते हैं यादव, जैसे लिख लेते हैं जाट, जैसे लिख लेते हैं गुर्जर, गाड़ियों पर पीछे आगे लिखे रहते हैं, तो उन्होंने ये रूल दिया कि यदि किसी की गाड़ी पर ये किसी भी जाति का नाम है तो उसके ऊपर क्या है? केस होगा। उसका मतलब क्या था? उन्होंने सीएम योगी जी ने क्या किया इसको लिख करके? क्या मकसद था उनका बेटा? मैंने कहा कि धर्म के आधार पर समाज का जुड़ाव यदि ज्यादा है तो राष्ट्रवाद बढ़ेगा। वहां धर्म के आधार पर लोगों को क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है कि मैं यादव, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं जाट, मैं मुस्लिम। यदि धर्म के आधार पर लोग बंटने लगे तो राष्ट्रवाद धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये सारी चीजें हमारी क्या है? अगर पॉजिटिव हैं तो राष्ट्रवाद बढ़ा रही हैं। यदि ये चीजें पॉजिटिव नहीं हैं तो बेटा राष्ट्रवाद कम हो रहा है। तो योगी जी ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले इसीलिए उस जाति के नाम को व्हीकल्स से हटवाने की बात कही थी। तो इस बात से भी हमें समझ में आ रहा होगा कि ये राष्ट्र का मतलब क्या होता है। समझ में आया? नेशन जो है वो क्या है। अच्छा चलो एक अच्छा एग्जांपल इसको लेते हैं हम। मैं बात कर रहा हूं द्वितीय विश्व युद्ध के समय की। भारत के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1 सितंबर 1939 से लेकर के चला और 2 सितंबर 1945 तक रहा। 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 तक वो चला था। उसमें अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों में जो हिटलर था उसने उस समय यहूदियों का बहुत ज्यादा नरसंहार किया। यहूदी धर्म के लोगों को बहुत ज्यादा मारा गया। जब यहूदी धर्म के लोगों को मारा गया, उनका नरसंहार किया गया, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पर यहूदी देश के अलग अलग जगह पर फैल गए, अलग अलग जगह पर चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहूदी जब अलग अलग जगह पर चले गए, दुनिया में पता नहीं कहां कहां पर जाकर के वो बस गए। कुछ समय के बाद 14 मई 1948 में एक राज्य का निर्माण होता है जिस राज्य का नाम है बेटा इजराइल। अब इजराइल राष्ट्र का क्या हुआ? वहां पर गठन हुआ या निर्माण हुआ। उस इजराइल का गठन हुआ तो उस इजराइल का जो धर्म बताया वो यहूदी धर्म बताया और कहा कि यहूदी धर्म से ही ये क्या है? संबंधित है और यहूदी धर्म के लोग इस इजराइल में हैं। तो राज्य तो वो बन गया था, लेकिन दुनिया के जिस जिस कॉर्नर पर यहूदी धर्म के लोग बसे थे वो सारे के सारे उस इजराइल में जाकर के पहुंच गए और वहां पर रहने लगे। इसका मतलब है कि धर्म के आधार पर इजराइल क्या होने लगा? अब वहां पर समाज का जुड़ाव। विश्व के कॉर्नर में, देश के कॉर्नर में जहां भी यहूदी धर्म का कोई भी व्यक्ति रहता है उसे पता चला कि यहूदी धर्म के लिए एक राज्य का निर्माण हुआ है, तो बेटा उस यहूदी धर्मियों ने इजराइल में जाकर रहना शुरू किया, रहना प्रारंभ किया। तो इजराइल राज्य तो था लेकिन वो एक नेशन स्टेट भी बन गया, क्योंकि वहां पर धर्म के आधार पर समाज का जुड़ाव बढ़ने लगा और सारे यहूदी विभिन्न जगहों से आकर के उसी जगह पर रहने लगे। तो धर्म के आधार पर वहां पर क्या हुआ?
लोग जुड़े और धर्म के आधार पर जुड़े तो वहां पर क्या देखने को मिला, समाज का जुड़ाव देखने को मिला। और उसी समाज के जुड़ाव से बेटा वहां धर्म के आधार पर वो इजराइल जो है वो राष्ट्रीय देश माना गया, राष्ट्रीय स्टेट मतलब नेशन स्टेट बन गया। अब समझ में आ गया कि नेशन का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद क्या होता है। यह बात तो शायद समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात कर रहा हूं आपसे दोस्तों, इसमें क्या है, राष्ट्रवाद धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर बनता है। अब राष्ट्रवाद जो है ये कम कैसे होगा, राष्ट्रवाद कम कैसे हो जाता है, मतलब राष्ट्रीयता को खत्म कैसे किया जाता है देश के अंदर से। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं राष्ट्रवाद की, अगर मैं बात कर रहा हूं इसे कमजोर अगर ये होगा तो जिसमें जैसे आतंकवाद होता है, जैसे अलगाववाद होता है, जैसे उग्रवाद होता है, ये सारी चीजें आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सारी चीजें अगर अपोजिट होने लगे तो ये चीजें होने लगे तो बेटा राष्ट्रीयवाद जो है, जो नेशन स्टेट बना है वो राष्ट्रीयता खत्म होती चली जाती है और राष्ट्रीयवाद कमजोर पड़ता चला जाता है। समझ में आ रहा है इतना? तो राष्ट्रीयवाद को कमजोर करने की अगर मैं बात कहूं तो उग्रवाद हो गया, आतंकवाद हो गया और उग्रवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, और जो हमारा जो रिलीजन धर्म है उसके आधार पर भी राष्ट्रीयवाद क्या है, कमजोर होने लगता है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, तो ये सारी चीजें भी हमारी राष्ट्रवाद को कमजोर करती हैं यदि धर्म के आधार पर आप अपने आप को समझते हैं। भाई आप लोग धर्म के आधार पर अपने आप को क्यों सर्वोपरि मान रहे हैं, उसका क्या मतलब है? क्या धर्म आपके कहने से बना? मान लो मैं कहता हूं कि आपने तैयारी की और आप आईएएस बने, और आईएएस बन गए, आरएएस बन गए, जो भी आपका लक्ष्य था, एम था, वो आपने अचीव कर लिया, और आईएएस बनने के बाद आप अपनी गाड़ी की छत पर रात और दिन सो, अपनी गाड़ी की छत पर कूदो, या फिर आप कहीं पर अपने 2-3 मंजिल घर पर चढ़ जाइए और ऊपर टॉप पर जाकर के डांस करो, चलता है, उसमें आपने एफर्ट्स किया है। वहां हम मान सकते हैं यार कि इसके एफर्ट्स हैं बच्चे के, इसने मेहनत की है और इस लक्ष्य को इसने प्राप्त किया तब ये अपना कर रहा है, तो उसको आप कह सकते हैं कि मेरा खुद का मन है, मैंने मेहनत की है और मैंने ये जॉब अचीव किया और मुझे खुशी है, मैं कुछ भी करूं। तो उसमें आपने क्या किया बेटा, अपना एफर्ट्स लगाया है, अपना प्रयास लगाया है। क्या ऐसा आपने धर्म में भी प्रयास लगाया है? यदि मान लो आप हिंदू परिवार में जन्मे हो तो आपका हिंदू धर्म हो गया, यदि मुस्लिम परिवार में जन्मे हो तो आपका मुस्लिम धर्म हो गया, सिख में जन्मे हो तो सिख धर्म हो गया। आपने केवल जन्म लिया है, जन्म लेने में आपका बेटा कोई एफर्ट्स नहीं है। जब जन्म लेने में आपका कोई एफर्ट्स नहीं है तो आप धर्म के आधार पर अपने आप को कैसे महान कह सकते हो कि मेरा धर्म ये, मेरा धर्म वो, मेरा धर्म वो? तो धर्म का मतलब कुछ नहीं है, ये तो आपको मिला है। आप अपने कर्म के आधार पर सर्वोपरि बनो, धर्म के आधार पर एक रहो, राष्ट्रीयता को बढ़ने दो, नेशन स्टेट बनने दो। जितनी राष्ट्रीयता बढ़ेगी उतनी ही हमारा क्या है, ये देश मजबूत होगा। जितने समाज के जुड़ाव बढ़ेंगे उतना ही बेटा ये देश क्या होगा, मजबूत होगा। तो आई होप आप लोगों की इतनी बात समझ में आ रही होगी कि राज्य क्या है, देश क्या है। राज्य और जो देश की मैं बात करूं तो राज्य और देश दोनों समान हैं। वही राज्य है, वही देश है जिसमें क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये चारों चीज देखने के लिए मिलेगी। वो क्या होगा बेटा, वो देश होगा या राज्य होगा। और राष्ट्र क्या होता है, जिसमें समाज का जुड़ाव ज्यादा होगा वहां राष्ट्रवाद ज्यादा होगा, जहां समाज का जुड़ाव कम होगा वहां राष्ट्रवाद कम होगा। समाज के जुड़ाव किस पर आधारित है, धर्म पर, भाषा पर, संस्कृति पर। ये सारी चीजें हमारी क्या करती हैं, ये राष्ट्रवाद को, नेशन स्टेट को बढ़ावा देती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। अगर ये चीजें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा जल्दी से लाइक ठोक दो, फटाफट ठोक दो, बिना कुछ सोचे समझे। इतनी मेहनत आपके लिए एक एक पॉइंट को क्लियर करके चल रहा हूं। बच्चा जो 0 लेवल का होगा ना, जिसने कभी भारत का वह नहीं पता हो, इंडिया का
आई ना पता हो, राज्य व्यवस्था का रन पता हो, उसे भी भारतीय संविधान समझ में आएगा ही आएगा। अगर ऐसी बात है तो धड़ाधड़ लाइक ठोकते रहिए, शेयर करते रहिए और मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये छोटी छोटी सी बातें हमारी बेटा हुई किसकी, मैंने 2-3 चीजें आपको बताई हैं। क्या बताया है कि राज्य क्या होता है, क्या बताया है कि देश क्या होता है, हम राष्ट्रीय देश नेशन किसे कहते हैं, तीनों शब्द क्लियर हो गए होंगे। विद इन एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने आपको क्लियर कराए हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। जैसे समझ में नहीं आए दोबारा से वीडियो को देख सकता है। अब मैं बात करूंगा यहां पर 2-4 चीजें भारतीय संविधान की। किसकी? भारतीय संविधान की बात करें तो देखो, भारत का जो संविधान है उसकी 2 चीजों से हम शुरुआत कर सकते हैं। एक भारत का इतिहास है, भारतीय इतिहास की अगर मैं बात कर रहा हूं, भारतीय संविधान के इतिहास की अगर मैं बात कर रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत के स्वतंत्र होने से पहले की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी से वो 1600 का जो एक्ट आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे स्टार्ट होती है इंडियन हिस्ट्री और 1947 पर आकर के खत्म हो जाती है। तो उसकी हम बात करते हैं भारतीय संविधान के इतिहास की। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, जो आधुनिक संविधान है वो 1947 के बाद का संविधान है, उसे आधुनिक संविधान कहा जाता है। देखो संविधान को हम कैसे हिस्ट्री से रिलेट करेंगे वो समझिएगा। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, हिस्ट्री को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे बेटा दूसरा है यहां पर मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा है बेटा यहां पर आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है, भारत का इतिहास जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। उसी प्रकार बेटा मैं बात कर रहा हूं पॉलिटी। अब ये पॉलिटिकल जो है हमारा, पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसे भी हमने क्या है, जैसे भारतीय इतिहास की हमने जो बात की है 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। उसी प्रकार पॉलिटिकल की अगर हम बात करें, संविधान की दोस्तों हम बात करें, जैसे ये 3 भाग बना दिए ना, जैसे बेटा ये 3 भाग जो हमने बना दिए ना, उसी प्रकार पॉलिटी के अंदर भी हमने कुछ भाग किए। और वो भाग कितने हैं तो आप जानते हैं, पॉलिटी के अंदर 22 भाग बनाए गए। कितने भाग? 22 भाग बनाए गए। जब मैं प्राचीन भारत पढ़ूंगा, या आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा, तो यहां पर हमें क्या पढ़ना होगा, प्राचीन भारत के अंदर भी कुछ टॉपिक बना दिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक पढ़ना है, गुप्त पढ़ना है, और भी कई चीजें हमें पढ़नी है। उसी प्रकार भारतीय संविधान के ये जो 22 भाग है ना, इन भागों के अंदर भी कुछ अनुच्छेदों को डाला गया है। तो यहां पर हमने और क्या बना दिया, अनुच्छेद बना दिए, आर्टिकल्स बना दिए। अब जो आर्टिकल हैं, उन्हें बेटा हम पढ़ते हैं कहां पर, भागों के अंदर। मान लो कोई भाग हम मान के चलते हैं भारतीय संविधान के अंदर, मैंने बताया कि भारतीय संविधान में क्या है बेटा, 22 भाग बनाए, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने क्या बना दिए, अनुच्छेद बना दिए। उसके बाद हमने इसमें क्या बना दिए बेटा, ये जो अनुच्छेद है ना, ये डिवाइड किए गए भाग बाई भाग। मतलब पहले पार्ट में कुछ अनुच्छेद रखे गए, दूसरे पार्ट में कुछ अनुच्छेद रखे गए। जैसे मान लो मैं यहां बात करता हूं भारतीय संविधान के भाग 1 की, किसकी बात कर रहा हूं, भाग 1 की बात कर रहा हूं बेटा। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, इसमें आर्टिकल जो है, अनुच्छेद हमारा जो है, वो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। कितने से? अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है, 1 से 4 तक दिया गया है। अब प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में यहां पर हमें पढ़ना है कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। भारतीय संविधान जो है हमारा, उसके अंदर 22 भाग जो हैं, उस भाग में से जो पहला भाग है, इसका नाम क्या है? तो बेटा जो पहला भाग है ना, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो पहला भाग है, इसका नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व उसका राज्य क्षेत्र क्या हो गया? पहले वाले भाग का नाम हो गया।
इसमें कितने आर्टिकल्स को मिलाया गया है? तो 4 अनुच्छेदों को इसमें डाला गया है। अब ये चारों अनुच्छेदों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि क्या होता है ये अनुच्छेद। अच्छा, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये जो संघ व उसका राज्य क्षेत्र है ये क्या है? इस शब्द की मैं बात करूंगा थोड़ी देर आपसे। संघ के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं, संघ क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो 3 शब्द होते हैं यहां पर, एक होगा परिसंघ, क्या होगा? परिसंघ होगा, दूसरा होगा बेटा संघ, और तीसरा भी क्या होगा बेटा? वो भी होगा हमारा संघ। तो ये 3 शब्द हैं हमारे, इससे रिलेटेड हैं। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं आपसे, ठीक है। परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है और संघ क्या होता है? आप कह रहे हैं सर ये तो आपने सेम लिख दिया है, ये आपने क्या कर दिया है? सेम कर दिया है। तो बेटा ये सेम नहीं है। जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें उसका जो यूज किया गया है, देखो इसकी इंग्लिश में बता दूं, अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारतीय संविधान में जो भारत के लिए लगाया गया है संघ का मतलब वो है बेटा क्या? यूनियन। क्या है? एक संघ का मतलब क्या है? यूनियन। और एक ये संघ जो है इसको बोला जाता है इंग्लिश में फेडरेशन। क्या बोला जाएगा बेटा? फेडरेशन। फेडरेशन बोला जाता है। अब ये जो यूनियन है ये भारत के लिए यूज किया गया है और फेडरेशन है ये किसी देश के लिए यूज किया गया है। इसको समझते हैं कि फेडरेशन क्या है, यूनियन क्या है, परिसंघ क्या है। तो पहला हमारा क्या था? ये 3 शब्द थे हमारे, परिसंघ, दूसरा था हमारा बेटा संघ, और तीसरा था, ये भी हिंदी में हमारा क्या था? संघ था, ठीक है। इन्हें समझते हैं कि क्या है। ये जो यूनियन स्टेट है हमारा, ये जो फेडरेशन है, ये जो क्या है हमारा बेटा? फेडरेशन है, और ये यूनियन है, इनका मतलब थोड़ा सा समझेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हो कि सर पकाए जा रहे हैं। ये बेटा एक एक पॉइंट को अगर हमें पढ़ना है ना तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज को अगर हमें समझना है। मास्टर कोर्स जो सीकर टेस्ट वाला बुढ़ानी आईएएस का एक नई पहल जो है, इसका मतलब ही ये है, समय तो लगेगा, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर मास्टर कोर्स आपने ज्वाइन किया और वो कंप्लीट पढ़ लिया तो बेटा आप किसी भी एग्जाम में जाकर के बैठ जाइएगा, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का हो, आप 110% क्लियर करके आएंगे। ये चीज आप वीडियो से एनालाइज कर सकते हैं। एक एक पॉइंट पर, एक एक शब्द पर मैं बात कर रहा हूं, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वहां से बात कर रहा हूं। बाकी इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तो आपको खुद से समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। चलिएगा, खैर इसको समझते हैं। देखो संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, इसकी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। यदि परिसंघ की बात करें तो यहां पर क्या है, ये राज्यों से मिलकर के बनता है, और ये जो राज्य होते हैं इनके अंदर क्या है, शक्ति होती है खुद का कार्य करने की। मतलब इनके पास खुद की, राज्यों के पास अपनी अथॉरिटी है, उसके आधार पर ये क्या करेंगे, काम करेंगे। और एक ऐसा देश जिसमें क्या है, ऐसा देश जो राज्यों से मिलकर के बना है, और राज्यों से मिलकर के बना है, और उसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत राज्यों के पास शक्ति मतलब रहती है, उसे परिसंघ हम कह सकते हैं। देखो फेडरेशन का मतलब क्या है, फेडरेशन का मतलब भी यही है कि यहां पर भी क्या है, ये देश भी राज्यों से मिलकर के बना है, लेकिन यहां पर जो राज्यों की जो शक्ति होती है, जो राज्यों की जो शक्ति होती है, वो शक्ति बेटा इससे थोड़ी ज्यादा होती है। क्या होती है, इससे थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा शक्ति होती है। जैसे ये एक तरीके से मान लो कि नॉर्मल गर्लफ्रेंड है आपकी, ये तो एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड है, हाँ ठीक है चल रहा है ना।
अब ये जो वाली है ना, ये दूसरी वाली एक ऐसी गर्लफ्रेंड बनाई है आपने, ये थोड़ी और एडवांस हो गई है। आप बार बार कॉल करके कहाँ हो, कैसे हो, खाना खा लिया, पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दिस दैट दिस, मतलब थोड़ी अथॉरिटी हमने ज्यादा दे दी है। या नॉर्मल एक क्लोज फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, और यहां पर क्या हो गया, एक थोड़ी सी अथॉरिटी ज्यादा मिल गई, गर्लफ्रेंड बन गई। तो यहां पर जो देश बना है राज्यों से, उस राज्यों के पास थोड़ी बहुत शक्ति है, उसे परिसंघ कह सकते हैं। एक ऐसा देश जो राज्यों से मिलकर के बना हो, लेकिन राज्य के पास परिसंघ से ज्यादा शक्ति हो। नॉर्मल फ्रेंडशिप से अब वो गर्लफ्रेंड पर आ गई बात, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो अब से पहले का जो क्या है हमारा बेटा, अब से पहले का कश्मीर, फेडरेशन की मैं बात कर रहा हूं। अब से पहले का जो कश्मीर है वो कैसा राज्य था, उसके पास खुद की कुछ शक्ति थी। आज से जो धारा अनुच्छेद 370 जो है उसको हटने के बाद क्या हुआ है कि इसका जो अथॉरिटी थी वो छीन ली गई है। आर्टिकल 370 में यही था कि उसका खुद का संविधान है, उसकी खुद की गवर्नमेंट है। तो ये भी क्या है, सोवरेनिटी राज्य था। तो ये संघ जो फेडरेशन होता है, मैंने कहा कि यहां पर परिसंघ का भी मतलब है कि एक ऐसा देश है तो क्या वो देश ही है, लेकिन किससे मिलके बना है, राज्यों से मिलके बना है, और राज्य के पास थोड़ी बहुत शक्ति है, उसे कहते हैं बेटा परिसंघ। मतलब एक नॉर्मल फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंडशिप है तुम्हारी। लेकिन मैंने कहा कि जब फ्रेंडशिप से वो धीरे धीरे कहां आ गई, अब वो गर्लफ्रेंड बन गई। जब गर्लफ्रेंड आपने बना ली बेटा, तो उसके पास थोड़ी अथॉरिटी आपने दे दी उसको। अब आपको बार बार पूछेगी कहां हो, कैसे हो, क्या है, तो वो क्या हो गई आपकी। मतलब ये देश जो है वो भी किससे मिलकर के बना है, राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन राज्यों के पास जो शक्ति है वो इस परिसंघ वाले देश से ज्यादा शक्ति इसके राज्यों के पास होगी। जैसे अब से पहले का कश्मीर, कश्मीर राज्य के पास अपनी खुद की गवर्नमेंट थी, अपना खुद का संविधान था, अपना खुद का तिरंगा झंडा था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। अब वो भारत के अंदर जैसे अन्य राज्य थे उसी प्रकार से उसको जोड़ा गया था। तो यहां पर दूसरी में बात करूं, जैसे यूएसए जो अमेरिका है ना, अब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है बेटा, ये भी क्या है, एक फेडरेशन कंट्री है। ये भी राज्यों से मिलकर के बना है, और राज्यों से मिलकर के यदि ये कंट्री बनी है तो इसके राज्यों के पास इतनी शक्ति है कि वो जब चाहे जब अमेरिका के नक्शे में, अमेरिका के जो मैप है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो 50 राज्यों से मिलकर के अमेरिका बना, और सबका अपना अपना संविधान है, सबकी अपनी अपनी सरकार है, उन सरकार के पास अपनी खुद की अथॉरिटी है, इसीलिए वो फेडरेशन कंट्री है। यदि कोई भी राज्य ये चाहे कि हमें यूएसए से अलग होना है, तो उसका मतलब यह है कि बेटा यदि यूएसए का मैप में ऐसे करके, मान लो कि ये यूएसए का मैप है और यहां से किसी राज्य ने चाहा तो वो यहां से अलग हो गया, तो अब यूएसए का मैप ऐसे बनाना पड़ेगा। तो यूएसए के मैप में परिवर्तन करने की शक्ति उनके राज्यों के पास है। जब चाहे जब राज्य यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग हो सकता है, इसीलिए राज्यों के पास शक्ति ज्यादा है। और ऐसे देश को जहां पर राज्यों के पास शक्ति ज्यादा होती है उससे फेडरेशन कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो संघ जो यूनियन है, इस यूनियन वर्ड का भारत के लिए यूज किया गया है। भारत देश के अंदर क्या है, जो प्रांतों को मिलाकर के देश बनाया, जो रियासतों को मिलाकर के देश बनाया है बेटा, उसके पास क्या है। अब यहां पर क्या था, एक फ्रेंडशिप थी, यहां पर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, उसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी है। लेकिन मेरे भैया जब संघ में यूनियन का प्रयोग किया गया है तो अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 7 फेरे लेके आई हैं, शादी हो गई, अब चेंज नहीं हो सकता। 7 फेरे कंप्लीट हैं, अब क्या चेंज करोगे। यहां उसकी इच्छा है, कभी भी छोड़ के जा सकती है। अगर आपने अथॉरिटी कम कर दी तो अथॉरिटी कम कर दी, यदि राज्य से कुछ शक्तियां छीनने की कोशिश देश करता है तो राज्य कभी भी छोड़ के जा सकता है।
ऐसे ही यदि आपने अपनी गर्लफ्रेंड की अथॉरिटी कम कर दी अपने ऊपर से, तो बेटा कभी भी छोड़ के जा सकती है, लेकिन जब 7 फेरे लिए ना, फिर तो गए काम से। इसका मतलब है कि भारत देश जो यूनियन है, इसके सारे के सारे राज्य उस तरीके से सम्मिलित हुए हैं कि उनके पास खुद का संविधान नहीं है, उनके पास खुद की गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो अपने लिए संप्रभुता नहीं है, अपने लिए सोवरेनिटी नहीं है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। ऐसा देश जहां पर राज्य खुद को ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, खुद के फैसले ना ले सके, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता ही होती हो, उसे कहा जाता है बेटा यूनियन कंट्री। अगर मैं यहां पर बात करता हूं यूनियन कंट्री में, तो भारत सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। यदि मैं बात करता हूं फेडरेशन कंट्री में, तो अमेरिका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। अगर मैं राष्ट्र देश की बात करूं तो इजराइल, अमेरिका, भारत, तीनों ही ये नेशन स्टेट हैं। लेकिन मैंने आपको भारतीय संविधान को बताया कि जैसे हम हिस्ट्री को प्राचीन, मध्य और आधुनिक के रूप में पढ़ते हैं, ऐसे ही भारतीय संविधान के 22 भाग किए गए, जिसमें से पहले भाग के अंदर हम बेटा यहां पर आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 पढ़ते हैं, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 1 का जो नाम है वो है क्या? भारतीय संविधान के भाग 1 का जो बेटा नाम है वो हमें देखा है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, मतलब अ यूनियन ऑफ स्टेट। और संघ का मतलब क्या है, ये वर्ड 2-3 जगह कंफ्यूज करता है। मैंने यहां पर आपको ये समझाया है कि संघ में क्या है, एक परिसंघ आता है, संघ आता है, और क्या है, एक और संघ आता है। तो आप यहां पहुंचेंगे कि फेडरेशन का मतलब है कि स्टेट के पास ज्यादा अथॉरिटी रहती है, यूनियन का मतलब है कि स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती। आई होप आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी। भारतीय संविधान में हमने जो बातें की हैं, भारत का संविधान राज्य व्यवस्था, इसे इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी मैं बात करूंगा, इन शब्दों को भी अगली क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। मैंने ये बेसिक चीजें इसलिए उठाई हैं कि कोई भी टीचर आता है, कहीं से कोई स्टार्ट कर देता है, कोई भाग 1 डालो, अनुच्छेद डालो, कोई कहीं से स्टार्ट करता है, लेकिन बच्चों का बेस ही क्लियर नहीं है। बच्चों को यही नहीं पता कि देश क्या है, राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है। तो क्या खाक पड़ोगे आप लोग? बेटा पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, राज्य का मतलब समझ में आना चाहिए। स्टेट है, नेशन स्टेट है तो क्यों है, संघ क्या है, परिसंघ क्या है, फेडरेशन क्या है, ये सारी चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। तो आई होप ये क्लास लेने के बाद आपकी ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो अगले क्लास की यहां से आगे बात करेंगे। इसी तरीके से मैं आपके साथ बना रहूंगा आपकी सफलता तक। जब तक आपको सफलता चाहिए तब तक मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस बैच को हमारे साथ अगर जुड़ते हैं बेटा, अगर बेटा हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो 100% सफलता की गारंटी है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपको इस वीडियो के बाद में डेली वीडियो अपडेट होती रहेंगी। अभी 1-2 वीडियोस हमारी ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसके बाद आपको लाइव क्लास, जिसमें क्या है आप सीधा अपना कोई भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, 24/7 आवर्स हम आपके साथ हैं। आप कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता अगर चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। केवल आप इतना सा साथ दीजिए कि मेहनत हमारे साथ कर रही है। लेक्चर को लेने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि यहाँ की फैकल्टी किस प्रकार से आपको मेटेरियल प्रोवाइड कराने वाली है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने किसी भी कोचिंग में जाकर 1-2 बार एग्जाम्स में फेल होकर के अगर आपने ये उम्मीद छोड़ दी कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप उस उम्मीद को फिर से जगाएं। आप अपने अंदर वो हुनर जब फिर से लेकर के आए, क्योंकि विवेकानंद जी की बात एक जो है वो मुझे बहुत प्रेरित करती है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है।
बेटा इस पाप को मत करिए आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस पाप को मत करिए। अगर आप खुद को कमजोर मान गए हो ना, तो ये बहुत बड़ा पाप किया है। जितना बड़ा संघर्ष अगर आपके साथ होगा, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। मैं तो ये कहता हूं, संघर्ष आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो अगली वीडियो तक आप, जब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे इसी वीडियो के साथ। एंजॉय करिएगा, शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। यार अच्छा ज़्यादा लगा हो ना, तो अपने स्टेटस पर इस वीडियो को जगह जरूर दीजिएगा। तो मैं अपनी इन सारी चीज़ों को यहीं पर विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।